हेलो। हाय बच्चों, कैसे आप लोग सब। तो आज हम क्लास 9 की मैथ साइंस शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैंने कहा था हम पहला चैप्टर करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो आप फटाफट से पहले कैसे आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं देखता हूँ आप लोग कैसे हैं, फिर हम बताइए आप लोग कैसे, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। फटाफट से लिखिए। चलिए, एक दो बच्चों के कमेंट आ गए हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग सब सही है। चलो ठीक है, फिर हम अपने क्लास शुरू करते हैं आज का। तो सबसे पहले हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा मैटर क्या है। भाई, सराउंडिंग्स तो हमारी जो आसपास चीजें होती है उसे हम बोलते हैं। तो मैटर क्या है, तो मैटर एक ऐसी थिंग है, एनीथिंग विच हैज द मास, या फिर एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जैसे ये है, ये क्या है, इसका कुछ ना कुछ मास है, और हम अगर इसे कहीं रखते हैं, जैसे मैंने अपने हाथ पे रखा, तो ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा मैटर हो गया। तो यहां पहले आप नोट कर लीजिए, व्हाट इज मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। इंपॉर्टेंट चीज विच ऑक्यूपाई स्पेस मतलब हैव वॉल्यूम। तो हम ये भी कह सकते हैं मैटर हैव द डेफिनेट वॉल्यूम। एनीथिंग विच हैव वॉल्यूम एंड मास आर कॉल्ड मैटर। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एज वेल एज हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। तो क्लियर हो गया मैटर क्या है। तो मैटर इज अ थिंग विच इज हैविंग मास एंड द वॉल्यूम और विच ऑक्यूपाई सम स्पेस इन द मैटर। दूसरी बात, पहली चीज आपको क्लियर हो, मैटर इट इज मेड, ये दूसरा क्या है, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किससे बना होता है भाई, पार्टिकल्स से। वेरी गुड। तो आपको ये चीज दोनों क्लियर होगी कि एनीथिंग विच इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड हैविंग मास एंड द वॉल्यूम इज नोन एज द मैटर। ठीक, क्लियर होगी, इज नोन एज द मैटर। अब मैटर की डेफिनेशन तो भाई क्लियर हो गई, और सराउंडिंग्स आपको पता है, सराउंडिंग्स मतलब जो आपके आसपास की चीजें हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि जो मैटर है हमारे आसपास की चीजों में, उसी के बारे में हम डील करेंगे सबसे पहली बात। ठीक, अब भाई मैटर तो बहुत तरीके का हो सकता है, तो हम उसकी जो फिजिकल स्टेट है उसके बेस पे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले, चलने से पहले हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज मैटर है और कौन सी चीज नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। सबसे पहला चीज हम क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। सबसे पहली बात, आपको जब एक थिंग क्लियर हो गई कि आपके पास मैटर क्या है, मैटर इज अ थिंग विच इज हैविंग अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड द स्पेस एंड इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। तो हम बार बार हम कह रहे हैं मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, हम पार्टिकल्स के बारे में ही फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे उससे हमें पता चलेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स किसके आएंगे, पार्टिकल्स के आएंगे। जब पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए तो मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए हमें पार्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम। पहला बात, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। तो पार्टिकल्स जो होंगे, जैसे मैंने लिखा है सॉलिड है, सॉलिड का एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ, अभी क्लोजली पैक्ड है, लेकिन इसके बीच में कुछ ना कुछ छोटा सा माइन्यूट सा स्पेस है। अब एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, तो स्पेस है। तो दिस फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैटर का, पार्टिकल्स हैविंग स्पेस बिटवीन देम। ये मैंने बिटवीन लिखा है बी और ऐसे करके, ठीक है। तो पार्टिकल्स हैव द स्पेस बिटवीन देम, फर्स्ट थिंग क्लियर हो गया। दूसरा, पार्टिकल्स हैव द कंटिन्यूअस मोशन, या फिर हम कह सकते हैं पार्टिकल्स आर मूविंग कंटिन्यूसली। पार्टिकल्स आर मूविंग कंटिन्यूसली। तो पार्टिकल्स जो हमारे हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो इसका कहने का क्या मतलब है, पहली बात, लिक्विड फ्लो कैसे करता है। कोई भी पानी है, जैसे वो लिक्विड है,
वो भी एक मैटर है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो वो फ्लो करते हैं। इसी तरह से सॉलिड्स स्टेबल रहते हैं लेकिन वो भी वाइब्रेट करते रहते हैं, मतलब उसके जो पार्टिकल्स है वो हल्के हल्के हिलते रहते हैं। उनके अंदर अगर हम हीट दे दें, जैसे बर्फ है, तो बर्फ को अगर हम हीट दे दें पानी में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लो करने लगे। जब सॉलिड्स के पास पार्टिकल्स का मूविंग बहुत कम होता है, इसलिए वो वाइब्रेट करते रहते हैं, हम ये कहते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात क्या होगी कि पार्टिकल्स आर मूविंग कंटिन्यूसली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है। पहला कि पार्टिकल्स हैव द स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स आर मूविंग कंटिन्यूसली। तीसरा, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करते हैं? पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को आपस में खींचने की कोशिश करते हैं। जैसे एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, तो ये क्या करेगा? अपने आप को इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया सबसे पहले कि क्या चीज थी, मैटर क्या था। मैटर, इट इज ए मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड हैविंग द स्पेस एंड द डेफिनेट मास। तो हम ये कह सकते हैं स्पेस ऑक्यूपाई करे तो वॉल्यूम भी होगा। तो व्हाट इज मैटर क्वेश्चन आता है, तो व्हाट इज मैटर कहेगा। अब मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड हैव ए डेफिनेट मास एंड द डेफिनेट वॉल्यूम और इट ऑक्यूपाइज अ डेफिनेट स्पेस। ये क्लियर हो गया। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था? पार्टिकल्स हैव द स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स आर मूविंग कंटिन्यूसली एंड द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स से अगर क्लियर नहीं है तो यहाँ क्या लिखोगे? पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ऐसे करके भी लिख सकते हो। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर। तो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गई, डेफिनेशन क्लियर होगी। आप फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, पहले मैं क्लासिफिकेशन एक बार बता देता हूँ आपको थोड़ा बहुत। हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो किसके बेस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट पे हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे फिजिकल स्टेट पे, तो हमने देखा सबसे पहले क्लासिफिकेशन हम किस पे करेंगे? फिजिकल स्टेट पे। तो पहला क्या हो गया हमारा? सॉलिड। क्या हो गया? पहला सॉलिड। दूसरा क्या हो गया हमारा? लिक्विड। तीसरा हमारा क्या हो गया? गैस। तो ये हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों क्या होते हैं? फिजिकल स्टेट पे हमने क्लासिफिकेशन किए हैं। हालांकि दो और डिस्कवर्ड हो गए हैं, एक तो प्लाज्मा एंड लास्ट वन इज बोन्स, आइंस्टाइन। ठीक है ना? तो ये कंडेंसेट, पूरा नाम लिख देता हूं मैं जिससे आपको दिक्कत नहीं। तो हमारे पास 5 तरह के क्लासिफिकेशन होता है। पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस हमारे तीनों हमने पढ़ने हैं। प्लाज्मा और बोर्न, आइंस्टाइन, कंडेंसेट हमें नहीं पढ़ना, बस आपको पता होना चाहिए कि 5 डिस्कवर्ड हो, मतलब 5 टोटल हो चुके हैं। तो हम अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम डिस्कस करें, आप फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ। उसके बाद हम फिर से क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और उनमें डिफरेंस पढ़ते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं। तो अब देखिए आगे हम क्या करेंगे। अब हम डिवीजन पढ़ते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस, इनके तीनों में कंपैरिजन पढ़ेंगे। तो हम पहली बात तो हम डिवीजन जो कर रहे हैं किसके बेस पे कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट्स। तो यहां मैं लिख देता हूं फिजिकल स्टेट्स पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट पे कर रहे हैं। हमने 3 पढ़ने, कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, फिजिकल स्टेट्स पे हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। पहली बात, सॉलिड्स क्या होते हैं? विच हैव ए डेफिनेट मास एंड द डेफिनेट वॉल्यूम। तो जिसका डेफिनेट मास भी होगा और डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा वो हमारे सॉलिड्स होते हैं। तो हम यहां लिखते हैं डेफिनेट मास एंड डेफिनेट वॉल्यूम। पहली चीज क्लियर हुआ। इसी तरह से हम सब में डिवीजन करेंगे, तो यहां डिवीजन करके मैं दिखा दे रहा हूं आपको। दूसरा, लिक्विड्स क्या होते हैं? लिक्विड्स विच हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव द डेफिनेट शेप। तो डेफिनेट शेप नहीं होती है,
इंपॉर्टेंट चीज सॉलिड में एक चीज और नोट कर लीजिएगा, डेफिनेट मास भी होता है, डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है और डेफिनेट शेप भी होती है। यहाँ शेप लिखाना भूल गया, एंड डेफिनेट शेप। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डेफिनेट। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी शेप हमारे पास डेफिनेट नहीं है, लेकिन इसकी शेप क्या करता है लिक्विड जिसमें डालते हैं उसका लिए तो डेफिनेट। वॉल्यूम तो इसका डेफिनेट है ना, तो वॉल्यूम डेफिनेट एंड क्या लिख देंगे उसे, इनडेफिनेट शेप। क्योंकि क्या करता है लिक्विड, अगर हमने किसी बोतल में डाला तो उस बोतल का आकार ले लेगा, लेकिन अगर हमने किसी और बाल्टी में डाल दिया, बाल्टी का आकार ले लेगा, ठीक है ना। तो उसका क्या हो गया, डेफिनेट। वॉल्यूम तो है, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, लेकिन शेप बदलती रहती है, तो हम बोलेंगे इनडेफिनेट, मतलब डू नॉट हैव द डेफिनेट शेप। अब इसके बाद आते हैं गैस पे। गैस का ना तो डेफिनेट शेप होती है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब इसको समझेंगे कैसे, इनडेफिनेट सॉरी indefinite volume and indefinite shape। अब देखो इसको समझते कैसे, हमें ये तो पता है कि डेफिनेट शेप नहीं होती, जैसे लिक्विड की होती है शेप बदल जाती है, ऐसी गैस की भी है। अब सपोज करो कि हमारे पास कोई एक कंटेनर था, उस कंटेनर के अंदर गैस थी, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको लेके आता हूं, कंटेनर दिखाता हूं। देखिए जैसे ये हमारे पास एक कंटेनर है कोई, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर क्या है, गैस भरी है। जैसे ही हमने इसको खोला तो ये क्या हो गया, पूरे रूम में एक्सपेंड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या हो गया, इसका डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है, वॉल्यूम भी बढ़ गया इसका, और शेप तो इसकी बदल गई। तो ठीक है, तो आपको इससे क्लियर हो गया कि हमारे पास ना तो डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है। क्लियर होगी तीनों चीजें। अब हम सॉलिड्स में देखते हैं, मैं बना देता हूं। यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है। कुछ ऐसे सॉलिड्स के शेप्स थे, हमने सॉलिड का शेप बना दिया। इसी तरह हम लिक्विड का बना लेते हैं। अब लिक्विड में क्या होते हैं, पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, तो हमने थोड़े दूर दूर बना दिए। अब हम गैस का भी बना लेते हैं। गैस में पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा दूर होते हैं, हमने दूर दूर बना दिए लोग, ठीक। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमारे पास गैस के सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि डेफिनेट मास आएगा, डेफिनेट वॉल्यूम भी इसी का फिक्स रहेगा, वो बदलेगा नहीं। जिससे सॉलिड है तो वॉल्यूम इसका इतना ही रहेगा, शेप भी इसकी ऐसी रहेगी, और मास जो इसका है ऐसे ही रहेगा, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्या है, क्लोजली पैक्ड है। फिर अब बात करते हैं हम, यहाँ पर हुआ क्या, जब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है तो इसमें क्या होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेसिस। इंटरमोलिकुलर स्पेसिस का मतलब कि दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस आ रहा है, ये देखिए ये स्पेस आ रहा है ना बीच में, जो मैं डॉट डॉट से लगा, तो ये स्पेस क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, मिनिमम इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, IMS, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो मिनिमम होगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसके बीच में, सॉलिड्स के बीच में। यहां क्या होगा, मॉडरेट होगा, तो मॉडरेट IMS मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक। यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम IMS मतलब मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब इसमें मिनिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, लेकिन वो होंगे क्यों, क्योंकि दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा रहा होगा, तभी तो वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं,
अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर दूसरी बात क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मैंने FOA को क्या लिखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, FOA फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होगा, मॉडरेट ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर IM मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा मॉडरेट। इसमें क्या होगा, मिनिमम, तभी तो वो दूर दूर थे। मिनिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हुआ वो मिनिमम रहेगा किसमें, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम किसमें रहेगा, गैसियस में, मतलब गैसियस स्टेट में। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, तीनों में डिफरेंस समझ में आया अच्छे से। क्या आया, सबसे पहली बात तो सॉलिड्स क्या था, मैं एक बार फटाफट से आपको दोबारा बता दूं। सॉलिड्स थे जिसका डेफिनेट मास होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, डेफिनेट शेप होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, मिनिमम इंटरमोलिकुलर स्पेसिस होंगे, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। और वो क्यों होते हैं, स्पेसिस कम होता है। स्पेसिस कम होने का मतलब क्या होगा, कि उनके अंदर मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रही होगी। अब आते हैं लिक्विड पे। लिक्विड का क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम तो रहती है। जैसे मैंने किसी कंटेनर में डाला, जैसे हमारे पास ये कंटेनर है, हमने इस कंटेनर में लिक्विड डाला तो इसका शेप ले लिया, बोतल में डाला तो बोतल का शेप ले लिया, तो डेफिनेट वॉल्यूम हो गया उसका, लेकिन शेप क्या होगी, इनडेफिनेट होगी। और इसमें मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मॉडरेट इंटरमोलिकुलर स्पेसिस भी होंगे, क्योंकि स्पेसिस इसके ज्यादा दूर नहीं होते और ना ज्यादा पास होते, तो मॉडरेट होते। गैसेस का क्या होगा, डेफिनेट शेप नहीं होगी, ना डेफिनेट वॉल्यूम होगा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम। दूसरा, इसमें मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर स्पेसिस होंगे मैक्सिमम, और मिनिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो अब हम फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं हट जाता हूं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए, अब हमें करना क्या है। अब देखिए, अभी आपने पढ़ा कि मैटर क्या होता है, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हालांकि दो टाइप्स और थी, कौन कौन सी थी, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो आपको ये पढ़ने नहीं है दोनों, आपको क्या पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उसके बारे में आपने पढ़ा। अब देखते हैं कि एक्चुअली में सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात जब हम करते हैं तो इनमें से कौन ऐसी चीज है जो फ्लो कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, उसे जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं वही फ्लो कर पाएगा। तो सीधी सी बात है कि लिक्विड्स, और लिक्विड को तो आपने फ्लो करते हुए बहुत बार देखा, पानी बहते हुए। गैसियस भी फ्लो करते हैं, तो हम बोलेंगे कि गैस और लिक्विड दोनों क्या करते हैं, हमारे फ्लो करते हैं। तो उनको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। जब हम कंप्रेस कर सकते हैं उनके, तो हम कह सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी किसमें ज्यादा रही होगी, लिक्विड में मॉडरेट रही, गैस में सबसे ज्यादा रही, और सॉलिड्स में बहुत कम। क्योंकि सॉलिड्स क्या करते हैं, बहुत ही कम स्पेस होता है, तो उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। और तो एक इंपॉर्टेंट ये भी नोट कर लीजिएगा कि कंप्रेसिबिलिटी is very low in solid, compressibility is moderate in liquids, and compressibility is very high in gaseous form या फिर in gaseous state। क्लियर हो गई चीज। अब एक चीज, हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी, जैसे ये दो है मैंने बनाए, ऐसे ही और भी होंगे। सॉरी, इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स थे, पार्टिकल्स हमारे पास ऐसे थे। अब ये दो पार्टिकल्स है, तो जब हम इसे स्पेस कैसे क्रिएट होगा, जब हम इसे हीट देंगे, तो जब हमने नीचे से हीट दिया, पार्टिकल्स क्या हो गए, उनके बीच में एनर्जी आई और पार्टिकल्स एक दूसरे से हट गए। तो हीट कैन, हम क्या कह सकते हैं कि हीट कैन रिड्यूस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हीट कैन रिड्यूस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर होगी चीज। तो हीट कैन रिड्यूस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हम इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, अब देखिए आगे। सबसे पहले हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जैसे जैसे हम हीट देते जाएंगे तो हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड्स को जब हमें लिक्विड्स में कन्वर्ट करना हो, मैं यहां पहले लिख देता हूं सॉलिड, लिक्विड और यहां गैस। ठीक, हमें सॉलिड्स को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो या फिर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना हो तो हमें हीट तो देनी पड़ेगी, हीटिंग प्रोसेस है। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड, इसी को हम क्या बोलते हैं? हीट दिया हमने, तो भाई सॉलिड को जब हमने लिक्विड में हीट दिया, कन्वर्ट हो गया, तो हम इसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। और मेल्टिंग का ही दूसरा नाम क्या है? फ्यूजन। तो हीट दिया, मैं यहां लिख रहा हूं हीट दिया, उसे हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। और उसी का दूसरा नाम क्या है? फ्यूजन। ठीक है ना। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड अपॉन हीटिंग इज नोन एज मेल्टिंग और फ्यूजन। अब सेम कंडीशन, जब हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करा, हीट दिया भाई, जब हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया तो इसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? वेपराइजेशन, या फिर वेपर्स में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो वेपराइजेशन हो गई। तो आपको एक क्लियर हो गया कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं या फिर फ्यूजन कहते हैं, और लिक्विड से गैस को कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को बॉइलिंग कहते हैं या फिर वेपराइजेशन कहते हैं। अब कुछ एक सॉलिड्स होते हैं ऐसे जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में। तो आपने देखा होगा, मैं यहां लिखता हूं पहले सम सॉलिड्स डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म। अब आपने देखा होगा अक्सर पूजा में हम लोग यूज करते हैं कपूर वगैरह। तो कपूर क्या होता है? जैसे ही हीट मिलती है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो हो गया कैम्फर, ठीक है, मतलब कपूर, एग्जाम्पल ले ले। दूसरा आपने देखा होगा नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल्स जनरली आपने देखा होगा आपके घरों में मम्मी वगैरह कपड़ों में डालते हैं जिससे उनसे स्मेल ना आए, मतलब जिसे आमतौर पर किराने की दुकान पे कुनैल की गोलियां भी बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया? नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल्स तो ये क्या होते हैं? डायरेक्टली कन्वर्ट हो जा रहे हैं सॉलिड से लेके गैस के। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सबलीम। ये प्रोसेस हो गया सबलीमेशन। तो सम सॉलिड्स डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द गैसियस फॉर्म अपॉन हीटिंग। मैं लिखना भूल गया, अपॉन हीटिंग। इंपॉर्टेंट चीज है, हीट देने पे करेंगे, अपने आप नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो कुनैन की गोलियां होती है या फिर नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, गर्मियों में जल्दी खत्म हो जाती है क्योंकि हीटिंग हो रही है, सर्दियों में रहती है काफी दिन तक। तो सम सॉलिड्स डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द गैसियस फॉर्म अपॉन हीटिंग is known just like camphor and the naphthalene balls. This process is known as sublimation. The process of conversion of solid directly into the gas is known as sublimation. यहां से लेकर वो डायरेक्टली गैस में चले गए, तो इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला? सबलीमेशन। ओके, क्लियर होगी चीज। अब बात करते हैं, हमने ये तो पढ़ लिया था सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से गैस गया। अब भाई गैस से वापस लिक्विड तो आएगा। अगर मान लो हमने ऐसा कुछ करा, हमने हीट मतलब गैस से लिक्विड में लेके आना है, हम ऐसा क्या करें कि गैस से लिक्विड में लेके आए, तो हम कूलिंग करेंगे, ये आपको पता है। तो कूलिंग करने का प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कूलिंग करने को कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ये हो गया कंडेंसेशन। ठीक, तो ऐसे ही सिमिलरली लिक्विड से गैस में आएंगे, लिक्विड से सॉलिड्स में आएंगे। तो ये भी हमारा क्या हो गया? जब गैस से लिक्विड में आ रहे, कूलिंग कर रहे हैं, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। यहां पर भी आप कूलिंग कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस को बोलेंगे क्या? सॉलिडिफिकेशन। क्यों?
क्योंकि आप यहां से लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे थे, इसीलिए हमने इसे नाम दे दिया सॉलिडिफिकेशन। कुछ इस टर्म और इस टर्म में भी डिफरेंस होना चाहिए ना। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, और लिक्विड के सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो अब ये आपको क्लियर हो गया चीजें कि हीट करने से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, और इसीलिए जब हम हीट करते सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसे बोलते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं बॉइलिंग कर बोलते हैं उसे, या फिर वेपोराइजेशन। और इसका रिवर्स, गैस को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसे बोलते हैं कूलिंग और कंडेंसेशन, और लिक्विड को जब हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं उसे बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। लेकिन सम सॉलिड्स कन्वर्ट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू द लिक्विड गैस स्टेट, दिस इज नोन एज सब्लिमेशन। एग्जाम्पल कैम्फर एंड नेफ्थलीन बॉल्स। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हीट करने पर कुछ एक सॉलिड्स डायरेक्टली कन्वर्टेड हो जाएंगे गैसियस फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए गैस से लिक्विड आने पर आपने कंडेंसेशन करी, लेकिन एक और प्रोसेस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जब आपने देखा कि भाई हमें लिक्विड फॉर्म में लेके आना है तो हम गैस को कंप्रेस भी तो कर सकते हैं। तो कंप्रेशन इज द अनदर वे फॉर कन्वर्जन ऑफ another way for conversion of gas to liquid। क्लियर हुई चीज कैसे? अब देखो गैस से हमने लिक्विड में लिखा है, तो भाई गैस की कंप्रेसिबिलिटी तो बहुत ज्यादा थी, तो जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे, देखो मैं यहां बना के दिखाता हूं, हमने गैस को ये गैस था, तो हमने इस गैस को कंप्रेस करा तो हमारे पास इस तरह से पार्टिकल्स आ गए पास में, ये दूर थे इसके। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स थोड़े क्लोज आए, तो जब थोड़े क्लोज आ जाएंगे तो गैस में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा गैस से। तो कंप्रेशन इज द अनदर वे ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम गैस टू द लिक्विड। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके घरों में जो यूज होता है एलपीजी। तो एलपीजी नाम ही इसका क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाइड का मतलब उसको इतने हाई प्रेशर पे कंप्रेस किया गया है कि वो गैस में कन्वर्ट हो गई, और जैसे ही फिर हम उसे ऑन करते हैं वो दोबारा जब आती है तो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होकर बर्न होने लग जाती है। ठीक है, ये सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ही है। तो कंप्रेशन इज द अनदर वे फॉर कन्वर्जन ऑफ गैस टू द लिक्विड। तो ये क्लियर होगी चीज आपको, तो ये फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक बार फटाफट से आपको रिवीजन पूरा बता देता हूँ कि क्या क्या किया है। मैं हट जाता हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो देखिए आपने अभी तक क्या क्या कर लिया। सबसे पहले तो देखिए हमने क्या करा, मैटर। हमने क्या करा, मैटर। तो मैटर हमने सबसे पहले करा। मैटर आपको पता चल गया मैटर क्या है। It is made up of particles and having a occupy a which is having a definite mass and occupy a space, मतलब definite volume होगा उसका। उसके बाद हमने क्या करा, कैरेक्टरिस्टिक्स करे उसके। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स करे, मैटर के। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया था कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। पार्टिकल्स आर मूविंग कंटिन्यूसली एंड पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। तीन हमने कैरेक्टरिस्टिक्स करी। फिर हमने उसके बाद क्या करा, सबसे पहले तो ये करा। उसके बाद हमने करा सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में हमने कंपैरिजन करा और हमने अलग अलग पढ़ा। सॉलिड्स आपको पता चल गया कि डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड द डेफिनेट मास। लिक्विड आपको पता चल गया डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव द डेफिनेट शेप। गैस आपको पता चल गया नाइदर हैव द डेफिनेट वॉल्यूम नीदर हैव द गैस आपको पता चल गया क्या होता है, neither have the definite volume and nor have the definite shape। ठीक है, अब इनके बीच में मैंने आपको बताया मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होगा, सॉलिड्स में। यहां पर मैक्सिमम होगा, यहां पर मॉडरेट होगा, और कहां पर मिनिमम होगा, गैस में। ठीक है, ये क्लियर होगी चीज। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हुई। इसके बाद हमने क्या देखा था, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, इसके बाद हमने स्पेस की बात करी थी, यहाँ मिनिमम स्पेस होगा,
यहाँ पर मॉडरेट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया, और यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर? तो ये स्पेस की बात कर दी हमने। इसके बाद हमने एक चीज और कर दी, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज मैक्सिमम इन गैसियस फॉर्म, मॉडरेट इन लिक्विड फॉर्म एंड मिनिमम इन सॉलिड फॉर्म। ठीक, इसके बाद हमने क्या करा कि हमने हीटिंग करी और हमने पता चल गया कि हीट की वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अलग अलग हो जा पार्टिकल्स अलग अलग भागते हैं और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमारा कम हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू द हीट। इंपॉर्टेंट चीज याद करिएगा कि जैसे जैसे हीट बढ़ रही थी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा डिक्रीज हो रहा था। ठीक, इसके बाद हमने क्या करा, हमने देखा यहाँ सॉलिड लिखा था हमने, लिक्विड, गैस, इन सब में कन्वर्जेंस पढ़े हमने। सॉलिड से लिक्विड आने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं या फिर मेल्टिंग कहते हैं। ठीक, फिर लिक्विड से गैस आने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। लिक्विड से गैस आने की डायरेक्ट जब वो आता है तो हम क्या बोलते हैं, सॉलिड से, तो हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन कहते हैं। अब गैस से लिक्विड में जब वो आएगा तो हम इसे बोलेंगे कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। और जब वो लिक्विड से सॉलिड में आएगा तो हम क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। क्लियर होगी चीज? ये हमने अभी तक करा। और लास्ट में हमने करा कंप्रेशन। कंप्रेशन इज द अनदर वे ऑफ गैस टू लिक्विड, और एग्जाम्पल इसका क्या है, सब्लिमेशन आया। ठीक है, ये आपने अभी तक क्लियर करा। अब एक छोटा सा टॉपिक है, इसी में देख लेते हैं उसको यहीं पर। आपके वेरियस क्या हो गए, यहाँ पर टेम्परेचर स्केल होते हैं। टेम्परेचर स्केल क्या होते हैं, वेरियस टेम्परेचर स्केल होते हैं। आपने सुना होगा कि डिग्री सेल्सियस होता है, एक केल्विन होता है और एक फारेनहाइट होता है। ये तीन आपके क्या होते हैं, टेम्परेचर स्केल होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर स्केल होते हैं। यहाँ देखिए केल्विन। अब इनके बीच में अगर हम रिलेशन निकालें, इन सब के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो जितने डिग्री सेल्सियस में हुआ, डिग्री सेल्सियस प्लस केल्विन इक्वल्स टू कितना जाता है, 273। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस प्लस केल्विन इक्वल्स टू 273 केल्विन। तो ये केल्विन का रिलेशन हो गया, आपको याद रखना है ये। इसके बाद डिग्री, ये क्या होगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस फारेनहाइट प्लस 32 इक्वल्स टू फारेनहाइट। ये इसका रिलेशन हो गया। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन याद रखना है कि भाई अगर कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या ऐड करना है, 273 ऐड करना है। क्लियर होगी चीज? ये मैंने उल्टा लिख दिया, एक मिनट बोला मैंने सही, लेकिन लिख दिया 273 ऐड करना है, तो ये केल्विन में चला जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस में आपको कितना ऐड, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करना। मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस है, तो एग्जाम ये इसमें करेंगे 273, तो ये क्या जाएगा, 283 केल्विन, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड हो जाएगा। अब इसमें देखिए 9/5 को सपोज करिए आपने यहाँ पर 9 डिग्री सेल्सियस में आपको दे रखा है 40। ठीक है ना, हमने यहाँ 40 ले लिया, तो ये 8 हो गया, तो ये कितना आ गया, ये 5 से हमारे 8 चला गया, तो ये 72 प्लस 32 इक्वल्स टू 104 फारेनहाइट हो गया। तो ये आपको याद रखना है कि रिलेशन ये है कि जब आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड करेंगे, डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट को करना है तो 9/5 से पहले उस डिग्री सेल्सियस को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 32 करेंगे, वो फारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर होगी चीज आपको। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिख के टाइप करिएगा कि क्या चीज आपको दिक्कत कर रही है। जैसा भी है हम उसको कोशिश करेंगे सॉल्व आउट करने की। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसका एक और लेक्चर आएगा तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
तो आज का आपका होमवर्क क्या है कि आपको इसके नोट्स तैयार करते जाना है एज इट इज, जैसे मैंने करवाया है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने नोट्स बनाइए बैठ के, वीडियो देखिए बार बार। आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स पर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।